नमस्कार, कशिश न्यूज की खास बुलेटिन न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। तो अब वक्त आ चुका है जिसका पूरे बिहार वासियों को बेसब्री से इंतजार था। इलेक्शन डेट्स का ऐलान हो चुका है, यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग्स होगी। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग यानी कि रिजल्ट डे है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि झारखंड में बाई इलेक्शन घाटशिला की सीट पर भी 11 नवंबर को वोट्स होंगे और 14 नवंबर को काउंटिंग्स होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव 121 सीट पर पहले फेज में वोटिंग होगी, वहीं दूसरे सीट पर वोटिंग 122 सीटों पर होनी है। 14 नवंबर को डेट्स घोषित किए जाएंगे। झारखंड की घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव होना है। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। तो देखिए, चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 फेज में चुनाव होने हैं और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी, हमारे साथ ब्यूरो हेड राजीव रंजन और रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए। सबसे पहले आशुतोष जी से जानेंगे। आशुतोष जी, अब ऐलान हो चुका है 2 फेजेस में चुनाव होने हैं, 121 सीट, 122 सीट। जिस चीज का इंतजार था, जिस बात का इंतजार था बिहार वासियों को, आखिरकार उसका ऐलान हो चुका है। नहीं, बिल्कुल काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था और माना जा रहा था, चूँकि ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा होना था तो उसके बाद माना जा रहा था कि 102 दिन में तारीखों का ऐलान हो सकता है। ठीक वैसे ही हुआ। वैसे दिन सुबह से ही ये क्लियर हो गया था, चूँकि उन्होंने एक पोस्ट करके क्लियर किया था कि शाम 4 बजे हम लोग तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। तो 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 फेजेज में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए जो गजट है पहले फेज़ के लिए वो 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन भी निकल गया और दूसरे फेज़ के लिए 13 तारीख को। और जो नामांकन करने की तिथि है वो 10 तारीख से 17 तारीख तक पहले फेज़ के लिए है और 13 से 20 तारीख तक है ये दूसरे फेज़ के लिए है। रही बात नामांकन जांच की अंतिम तिथि है तो 18 तारीख है, उसके बाद पहले फेज़ के लिए और 21 तारीख है दूसरे फेज़ के लिए। उसी तरीके से उम्मीदवारों की नाम वापसी की प्रक्रिया होती है, वो पहले फेज़ के लिए 20/10/2025 तक अंतिम तारीख है और दूसरे फेज़ के लिए 23/10/2025 यानी अक्टूबर। और 6 और 11 नवंबर को 2 फेजेज में चुनाव होंगे और 14 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे और 16 नवंबर तक सारी प्रक्रिया जो भी मतदान की होती है, वोटिंग की होती है, चुनाव की, वो पूरी भी हो जाएगी, चूँकि 22 नवंबर को मौजूदा सरकार का कार्यकाल भी ख़त्म हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैक्सिमम दलों ने, जो भी बड़े बड़े दल हैं, उन्होंने 1 से 2 चरण में ही चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि 2020 की बात करेंगे तो 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था और आज
6 अक्टूबर को इस बार अनाउंसमेंट हो रहा है 2025 में तारीखों का। 25 सितंबर को जहां तक मुझे याद है 2020 में तारीखों का ऐलान हुआ था और उसके बाद 28, 3 और 7 तारीख को वोटिंग 3 फेजेज में कराए गए थे। तो वो उसी से सबक लेकर के, सीख लेकर के और बाकी दलों के सुझाव पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। 14 लाख के आसपास इस बार नए वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 7.42 लाख के आसपास में, यानी 7 करोड़ 42 लाख के आसपास में बिहार में टोटल वोटर हैं जो वोट डालेंगे। उसमें से 15,100 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी वोटर हैं वो भी हैं। और इस बार खास तौर पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि जो लंबी लंबी कतारें लगती थी और अंतिम वक्त में जब समय सीमा खत्म भी होती थी तब भी कतार बची रह जाती थी, कई लोग वोट डालने से मतलब वंचित न रह जाए, इसलिए लास्ट टाइम में भीड़ जमा हो जाती थी। तो इसको लेकर के मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा क्षमता नहीं रखी गई है वोटरों की, तो उसको लेकर के मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर के अब बिहार चुनावी मोड में तो पहले से ही था, अब तारीखों का ऐलान हो चुका है अभी भी। लेकिन खास बात यह है कि किसी भी दल में सिर्फ आपने उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की है 11 उम्मीदवारों की, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती की जो पार्टी है उसने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। लेकिन जो भी प्रमुख घटक दल हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कर ले बिहार में, उसमें से किसी भी दल की तरफ से सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ पाया है। अभी भी बातचीत का दौर चल रहा है और सारे जितने भी खासतौर पर छोटे दल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट झटकने की कोशिश में हैं। तो कई राउंड की बातचीत के बाद भी अभी तक न एनडीए में ना महागठबंधन में मसला सुलझ पाया। हालांकि अब तारीखों का अनाउंसमेंट हो चुका है, 10 तारीख से नामांकन भी शुरू हो जाएगा। तो अब वक्त बेहद कम बचा है, यानी 4 दिन का वक्त बचा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि सारे दल, सारे गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किस दल के खाते में गठबंधन में कितनी सीटें जा रही है ये क्लियर होगा और उसके बाद तब प्रचार में सारे जो भी शीर्ष नेता हैं, जो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट आएगी उसमें वो लोग जाएंगे। तान्या बिल्कुल आशुतोष जी, एक बार रांची का हम रुख कर लेते हैं क्योंकि झारखंड में भी बाई इलेक्शंस होने हैं, वहां पर घाटशिला सीट। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। राहुल, देखिए बाई इलेक्शंस घाटशिला में होने हैं और जेएमएम की ओर से जो प्रत्याशी का नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। एनडीए की ओर से अब तक नाम साफ नहीं हो पाया है। तो क्या लग रहा है कि अब जब तारीखों का ऐलान हो गए तो दोनों ही पार्टियां, दोनों ही जो गठबंधन है वो रेस हो जाएगी? देखिए, कुल 7 राज्यों में 8 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, जिसमें कि झारखंड की घाटशिला सीट है। हालांकि घाटशिला विधानसभा सीट से जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में रामदास सोरेन चुनाव लड़े थे, जीत हासिल की थी और राज्य में शिक्षा मंत्री भी थे। हालांकि उनकी एक दुखद घटना के दौरान, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से ही सीट खाली थी। हालांकि उनके बेटे को वहां से प्रबल दावेदार माना जा रहा है और बात ये भी चल रही थी पिछले दिनों कि चुनाव से पहले ही उनके पुत्र को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। हालांकि ये जो मंत्री पद से नवाजने की प्रक्रिया है पिछले कई बाई इलेक्शन से चली आ रही है, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार को काफ़ी लाभ मिला है, जेएमएम को लाभ मिला है और सफलता हासिल हुई है। जिसमें कि 2 आप इलेक्शन देख लें तो मधुपुर का इलेक्शन की अगर बात कर लें या डुमरी विधानसभा की बात कर लें, दोनों जगहों पर जब दोनों मंत्रियों की मौत हुई उसके बाद उनके मधुपुर से उनके बेटे हफीजुल अंसारी को चुनाव लड़ाया गया। वहीं अगर हम डुमरी की बात कर लें तो जब वहाँ के शिक्षा मंत्री की मौत हुई जयराम महतो की, तब वहाँ उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा गया, लेकिन उससे पहले उनको मंत्री पद से नवाजा गया। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि अब सेकेंड फेज में चुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर जो तैयारी है पहले से जेएमएम कर रही थी। लेकिन अगर एनडीए की हम बात करें तो बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेनपुर मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको वहां से उम्मीदवार माना जा रहा है। लेकिन उसमें भी कई एनडीए के ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जो वहां से चुनाव लड़ने का अपना दम भर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एनडीए उन पुराने कार्यकर्ताओं को पर विश्वास जताती है या बाबूलाल सोरेन पर फिर दोबारा विश्वास जताती है, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, उस दौरान बाबूलाल सोरेन को वहां से टिकट दिया गया था, रामदास सोरेन के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। अब
ऐसे में उपचुनाव में किस तरीके से एनडीए अपने उम्मीदवार को वहां पर उतारेगी जिससे कि उसे सफलता मिले या शिकस्त दे पाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि घाटशिला उपचुनाव के दौरान जेएमएम के जो प्रत्याशी होंगे उनका जो पल्ला काफ़ी मजबूत होगा और हो सकता है कि रामदास सोरेन के बड़े पुत्र इस चुनावी मैदान में हैं और चुनाव से पहले ही उन्हें मंत्री पद से हेमंत सोरेन सरकार नवाजेगी। बिल्कुल राहुल हमारे साथ बने रहे तो एक बार हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो सबसे ज़रूरी बात है कि 121 और 122 सीटों पर 2 फेजेज में चुनाव हो रहे हैं। वो कौन सी सीटें हैं जिन्हें फेज़ 1 में रखा गया है और वो कौन सी सीटें हैं जिन्हें फेज़ 2 में रखा गया है? देखिए, फेज़ 1 में नॉर्थ बिहार है, सीमांचल है। जैसे शुरुआत कर रहे हैं हम आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा, सोनबरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर स्थान, गौरा बरौम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा रूरल यानी दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कोढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बढ़ैया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, सिवान और एकमा के बाद माझी, बेनीपुर, तरैया, मरहौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, राघोपुर, महनार, पातेपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिद्दुनगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, चेरिया, बरियारपुर, बछवारा, तेघरा, मटिहानी, सोहन, राजीव जी हम आपके पास दोबारा से आएंगे। फिलहाल हमारे साथ बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मंत्री जनक राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज में। धन्यवाद आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये कि 2 फेजेस में चुनाव होने हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? रही है लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती रही है। जो चुनाव आयोग का 2 चरण में फैसला है, ये सर्वदल के नेता का ये मांग था और खास करके महागठबंधन के नेताओं का भी मांग था कि 2 चरण में बिहार का चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव आयोग का निर्णय स्वागत योग्य है। बिहार के लोकतंत्र के पालन करने वाले बिहार के जनमानस इसका स्वागत कर रहे हैं कि 2 चरण में चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। 6 और 11 को लोकतंत्र की जननी ने अपने मत का उपयोग करके फिर सुशासन की सरकार वापस लाने के लिए जनता कमर कस के खड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि अब 2 फेजेस में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही रेस हो जाएगी। हालांकि आपसे थोड़ी सी अनुरोध रहेगी कि थोड़ा कैमरा ऊपर कर ले ताकि आपका चेहरा हमारे दर्शक भी देख सके। आप हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जनक राम जी, अब देखिए 2 फेजेस में चुनाव होने हैं, 121 और 122 सीटें जो है उसमें अब चुनाव होने हैं। क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है अब एनडीए की ओर से? कितनी जोरदार तरीके से, अब क्योंकि बहुत कम समय बाकी है, तो इतने कम समय में किस तरीके से तैयारियां होने वाली है? एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के नेता वो बरसाती नेता होते हैं। चुनाव के समय ही उनके कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच में नजर आते हैं। एनडीए के कार्यकर्ता 365 दिन का साल होता है, 365 दिन निरंतर एनडीए के कार्यकर्ता
जनता के कामों को लेकर के, जनता के समस्याओं को लेकर के जनमानस में बने रहते हैं। खास करके देश के चलाए जा रही योजना, राज्य के चलाए जा रहे योजना जनहित में, वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, कमजोर वर्ग के लोग हो, सर्व समाज के लोग हों, देश हित और प्रदेश हित में कैसे जनमानस को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, लोकतंत्र कैसे मर्यादा में रह करके ताकत दिया जाएगा, इस काम को लेकर के भली भांति एनडीए के कार्यकर्ता निरंतर लगे रहते हैं। मैं 365 दिन एनडीए के कार्यकर्ता चुनावी मोड में रहते हैं। एनडीए के कार्यकर्ता स्वागत कर रहा है कि चुनाव आयोग ने 2 फेज में चुनाव कराने का निर्णय लिया। बाकी जो चुनावी मेढक होते हैं उनका कोई विचारधारा नहीं है, उनके कोई सोच नहीं है, सिर्फ परिवारवाद को लोकतंत्र के नाम पर क्रूर मजाक किया जाता है। ये जनता भली भांति जानती है। फिर बिहार की जनता, जनमानस, सर्व समाज के लोगों ने एनडीए के पक्ष में कमर कस के खड़ी है और आने वाले दिनों अपने बिल्कुल जनक राम जी, लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे क्योंकि 10 तारीख को नामांकन होना है, अब समय काफी कम बचा हुआ है। एनडीए की बात कर ले या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर ले, अब तक सीट शेयरिंग का जो मामला है वो ही नहीं सुलझा। अभी भी मुलाकातों का दौर जारी है। कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारी, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टियां उम्मीदवार उतार रही है? एनडीए के घटक 5 पार्टियां हैं। हम पार्टी के जीतन राम मांझी जी हैं, आरएलएम पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, देश के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी, इन नेताओं के साथ 243 सीटों पे हम मैदान में उतर रहे हैं। बिहार की जनता 243 सीट पर चुनाव मैदान में जा रही है। एनडीए की सरकार थी, है और रहेगी। कहीं कंफ्यूजन नहीं है बिहार की जनता में। बाकी महागठबंधन के नेता सोचे उनमें अभी गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी को नेता नहीं मानते हैं, श्री तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं। उनके यहाँ ये पिछड़ा दाव फंसा हुआ है। महागठबंधन की चिंता है, उनके परिवार की चिंता है। एनडीए में कोई चिंता का विषय नहीं है। 243 सीट पे 5 हमारे एनडीए गठबंधन के नेता मैदान में आएंगे और जनता स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन सीट शेयरिंग का मसला कब तक सुलझने वाला है, क्योंकि अब समय काफी कम बचा हुआ है। पहले फेज में जो वोटिंग होनी है मात्र 1 महीने, आज 6 अक्टूबर है, 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। 1 महीने के अंदर 121 सीटों के लिए उम्मीदवार का चयन करना, उनके नामांकन करना, प्रचार प्रसार, काम काफी ज्यादा है लेकिन समय काफी कम है। मैंने तो बताया एनडीए गठबंधन में इसकी कोई चिंता नहीं है। 5 पार्टी के गठबंधन है। आपके समय आप सभी सीटों का चेहरा और नाम सामने आ जाएगा। ये चिंता महागठबंधन को है, एनडीए गठबंधन को कोई चिंता नहीं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जनक राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 2 फेजेज में चुनाव होने हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नित्यानंद राय जी ने क्या कुछ कहा है वो भी अब आ चुका है। देखते हैं उनका क्या कहना है इलेक्शंस के ऐलान होने के बाद। धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन। लेकिन महत्वपूर्ण ये है एक पहलू कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी ना बने। ये महत्वपूर्ण है। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से भी कहा है, अन्य चुनाव आयुक्तों से भी कहा है, ये जो नफरत की जुबान बोली जाती है
उसके लिए आपको बहुत ही अपने प्रोविजंस का इस्तेमाल करना होगा। कोई कितनों बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में जहर बो करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया पर, इस परिपाटी पर विराम लगना चाहिए। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है चुनाव कराने के लिए, और सरकार जितना काम काज किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जितना बिहार को फोकस किए हैं, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास का काम किए हैं, एनडीए पुनः वापस आएगी और भारी बहुमत से आएगी, इसकी गारंटी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव की पूरी तरह निष्पक्षता के चुनाव के साथ चुनाव होगा। वो हारने वाले हैं, इसलिए अभी से आशंका व्यक्त करते हैं कि हम हारेंगे तो क्या बोलेंगे, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि जब जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, इनका यही काम है। इसलिए पहले से निष्पक्षता का गाना गा रहे हैं, रोना रो रहे हैं। उनको पता है कि यही रोना पड़ेगा, इसलिए रोने की तैयारी कर रहे हैं। साल से महिलाओं का ध्यान नहीं आया, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। 10-10 हजार रुपए की रिश्वत दे के वोट लेना चाहेंगे नीतीश कुमार जी और मोदी जी। 20 साल तक आपने बिहार का बैंड बजा दिया, बिहार का पलायन चरम पर चला गया, सारा भ्रष्टाचार बिहार के अंदर घुसा दिया। 71,000 करोड़ रुपया सीएजी कह रहा है कि कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। सौगात देंगे, पहले सर्टिफिकेट दीजिए। 70,000 करोड़ रुपया किसने गबन किया उसके बारे में पहले। तो चलिए, अब ऐलान हो चुका है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर एक बार फिर से चर्चा जारी रहेगी।